सेवन्थ क्लास का सेकंड लेसन में जो प्राणियों में पोषण था हमने इससे ऊपर तक पहले पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो है पाचन तंत्र के भाग चल रहे थे, भोजन नली नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ से लेसन स्टार्ट करते हैं कि निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रशिका में जाते हैं कि जो भोजन मुख के द्वारा निगला गया वो कहाँ चला गया, ग्रास नली अथवा ग्रशिका में चला गया। ग्रशिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रशिका की भित्ति के संकोचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। इसके कारण के विषय में सोचिए। हम अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस पर विचार विमर्श कीजिए। तो जब हम नॉर्मल सी बात है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद ग्रसिका से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। कई बार क्या होता है कि आमाशय से भोजन वापस आ जाता है कुछ कारणवश, तो वो वमन है जिसको आप नॉर्मल रूप से उल्टी बोलते हो। इसके बाद है आमाशय। जो ये संरचना बनी हुई है ये आमाशय की संरचना है। भोजन मुख से जाने के बाद इस आमाशय के अंदर ही भोजन जाके ठहरता है। आमाशय की जो आकृति आप सभी देख रहे हो कि इस प्रकार से है, तो ये अंग्रेजी के जे अक्षर के समान है। ये लिखा हुआ है आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रशिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुधांत्र में खुलता है। कि ऊपर वाला पार्ट जिस प्रकार से चित्र में देखा था, यहाँ से तो क्या करेगा, भोजन का प्रवेश होगा। दूसरा ये नीचे वाला भाग ये किसका काम करता है, छोटे आंत से जोड़ने का काम करता है। तो मतलब कि ऊपर का भाग भोजन को आने के लिए मदद करेगा और नीचे वाला जो भाग है ग्रास नली, ये छोटी आंत में जाने के लिए भोजन को मदद करेगा। जो बीच का भाग है फंडिस भाग कहलाता है। फंडिस भाग, फंडिस भाग में भोजन का क्या होता है, एक्तरण होता है, मतलब कि इकट्ठा होता है भोजन इकट्ठा। कौन से भाग में, फंडिस भाग में। नेक्स्ट है कभी कभी आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। कि जब हम भोजन को खाते हैं, यदि वो भोजन नली में न जा कर के यदि वो श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण हमारे को खांसी आती है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रशिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है, भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी आती है। यदि भोजन नली में न जा करके श्वास नली में यदि भोजन चला जाता है तो हमारे को मतलब कि श्वास नहीं आएगा तो हमारे को खांसी आएगी।
खांसी आएगी तो घुटन का भी महसूस हो सकता है। यही कारण है कि आमाशय की आंतरिक स्तर, आमाशय की जो आंतरिक स्तर है श्लेष्म मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करती है। आमाशय द्वारा स्त्रावित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? HCl अम्ल कहते हैं। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो आमाशय द्वारा स्त्रावित जो अम्ल हैं वो आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जिसको क्या बोलते हैं? जठरस, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। जो पाचक रस होते हैं वो जो भोजन के अंदर मौजूद प्रोटीन है उसको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद क्षुधांतर को छोटी आंत भी कहते हैं। लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। इसके कुछ रह गया। यकृत एवं अग्नाशय से स्राव करती है, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में कुछ रस स्रावित होते हैं। फिर आगे यकृत है कि यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। जो उदर होता है, पेट जिसको कहते हैं, उसके जो दाहिनी ओर क्या स्थित है? यकृत ग्रंथि स्थित है। शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये ध्यान रखना कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। जो कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पित्तरस का क्या होगा? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? पित्तरस ही निभाएगा। फिर है अग्नाशय। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुधांतर के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा एवं अम्ल एवं गिल्सरोल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कि लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण? जो अग्नाशय द्वारा ये रस स्रावित होता है उसके कारण। और वसा है जो वसा अम्ल एवं गिल्सरोल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये मतलब कि भोजन के अंदर जो पोषक तत्व उनको तोड़ने का काम करते हैं। ये तोड़ने से मतलब विघटित करना। विघटित करने के बाद इसका जो पाचन है वो सरल हो जाता है, जिसके कारण भोजन का पाचन सरलता से किया जा सकता है। इसलिए ये विघटित होते रहते हैं। इनको विघटित करने का काम कौन करता है? ये एंजाइम ही करते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत ग्रंथि। तो अग्नाशय का काम ध्यान में रखना। अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस स्रावित किया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।